हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एमपीसी 005 का ब्लॉक 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने यूनिट 1 लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था। आज हमारा यूनिट 2 शुरू होगा। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। तो ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में डिटेल है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोडिंग है ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल में और बताया हुआ है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ग्राउंडेड थ्योरी जो है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ थ्योरी। कह रहे ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मार्क करनी है, यानी कि आपका जो कीवर्ड है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है मल्टीपल सोर्सेज के। ग्राउंडेड थ्योरी जो भी होती है, इसमें जो डेटा कलेक्शन होती है वो मल्टीपल सोर्सेज से होती है। ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इट इज द ओनली मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च विच यूजेस क्वांटिटेटिव डेटा ऑल्सो। तो ये एक ओनली मेथड है, क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है, जिसमें कभी कभी ये जब भी इनको रिक्वायरमेंट होती है ये क्वांटिटेटिव डेटा भी उठा लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंडेड थ्योरी के। नेक्स्ट इज द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच एम्स टू कलेक्ट डेटा एंड इंटरप्रेट द डेटा फ्रॉम टेक्सटुअल बेस। जहां पे भी डेटा इनको जहां से भी मिलता है, चाहे वो फील्ड नोट्स हो, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वहां से डेटा लेते हैं और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। और डेटा जब इंटरप्रेट करते हैं तो उसको कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट वेरिएबल्स में, और उन वेरिएबल्स का इंटर रिलेशनशिप निकाला जाता है। तो बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी में हम मल्टीपल वेरिएबल्स के डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद उन वेरिएबल्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप निकाला जाता है, और कभी कभी इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी ले लिया जाता है। तो ये है ग्राउंडेड थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है जो इसमें सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है ना, उस एबिलिटी को बोलते हैं थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। तो एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट वेरिएबल, तो जो भी डेटा इनको मिला है उसको एनालाइज कर पाना, उसमें से इंटरप्रेट कर पाना वेरिएबल्स को, उस प्रोसीजर को ये कहते हैं थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। एंड जितने भी थ्योरिस्ट होते हैं, जो ग्राउंडेड थ्योरिस्ट होते हैं, उनके अंदर ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो डेटा को कैसे एनालाइज करे, इंटरप्रेट करे। द अप्रोच ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ग्लासर एंड स्ट्रॉस इन 1960। तो ये आपको ये लाइन जो है अपने आंसर में कहीं ना कहीं मेंशन करनी है कि ग्राउंडेड थ्योरी किसने डेवलप की थी? ग्लासर और स्ट्रॉस ने। एंड आगे चलते हैं। अब इसमें ये तो इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। फिर गोल्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। नाउ ग्राउंडेड थ्योरी प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द रिसर्चर एंड डायरेक्ट्स देम टू जनरेट न्यू थ्योरीज और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वन। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उससे नई थ्योरीज निकालना या उसी को मॉडिफाई कर देना। तो ये चीज होती है बेसिकली जहां से इनको डायरेक्शन मिलती है रिसर्चर को। मतलब डायरेक्शन का मतलब है कि हमें उसको किस तरफ रिसर्च करनी है, किसके ऊपर रिसर्च करनी है, या किस डायरेक्शन में काम करना है। तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है जिसको वो उठाता है, वहीं से वो न्यू थ्योरी निकालता है या फिर उसको मॉडिफाई कर देता है। द इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज मोर रिलायबल। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच ज्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेती है। सिर्फ मल्टीपल सोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोगों से पूछ लिया और डेटा कलेक्ट हो गया। कि जितने भी सोर्सेज अवेलेबल, चाहे वो इंटरनेट हो गया, चाहे वो न्यूज़पेपर कटिंग्स हो गई, चाहे हिस्टोरिकल बुक्स हो गई, तो जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, सबसे डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये केस एनालिसिस करते हैं। तो सिलेक्टेड केसेस को जो उसमें केसेस जो सिलेक्ट करते हैं उनको सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं उसमें। एंड द ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्चर टेक्स केसेस एंड कंपेयर देम टू एनालाइज द कॉजेज एंड रीजन बिहाइंड द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स। मतलब जो वेरिएबल्स ये सिलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए, उनको ये कंपेयर करते हैं और कॉज एंड रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो आउटकम आ रहा है, जो भी आउटकम नजर में आ रहा है, उनके पीछे के कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है उन वेरिएबल्स के। ठीक है, अब सिमिलर के वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे है कि सिमिलर होमोजीनियस वेरिएबल। जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट में भी हम कोशिश करते हैं कि जो ग्रुप बनाते हैं वो होमोजीनियस हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो। वही चीज यहाँ पे सिमिलर का वही मतलब है कि होमोजीनियस वेरिएबल्स होने चाहिए। बेसिक गोल्स इन्होंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए हैं ग्राउंडेड थ्योरी के। पहला गोल है, सिंस द अप्रोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक स्टेप्स एंड द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, इट अश्योर्स टू प्रोवाइड अ गुड थ्योरी। तो इससे जो थ्योरी निकल के आती है ना, वो एक अच्छी थ्योरी मानी जाती है। सिर्फ इसलिए
क्योंकि एक तो ये सिस्टमैटिक स्टेप से होता है, दूसरा मोर देन वन सोर्स होता है, तो ये अच्छी थ्योरी होती है। सेकेंड है कि द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोचेज एम्फेसाइजेज द प्रोसेस बाय विच थ्योरी इज इवैल्यूएटेड, इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द थ्योरी, कि मतलब जिस अप्रोच से ये थ्योरी करी जाती है, जो पूरा प्रोसेस है, उस अप्रोच की वजह से इस ग्राउंडेड थ्योरी की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका गोल यही होता है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, क्योंकि ये है तो क्वालिटेटिव रिसर्च एक तरीके से, तो क्वालिटी मेंटेन करना है। थर्ड, द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच ऑल्सो एम्फेसाइजेज ऑन एनहेंसिंग द थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह डेटा को एनालाइज करना है, किस तरह इंटरप्रेट करना है, वेरिएबल्स को कैसे हमने कंपेयर करना है, तो उसको थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उस चीज का ध्यान में रखना है। फिर है वन गोल ऑफ अ ग्राउंडेड थ्योरी इज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल आइडियाज। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्शन कहाँ से मिलती है, कोई ऑलरेडी कोई थ्योरी है जिसको ये पहले एनालाइज करते हैं, फिर उसके बेस पे हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसी हाइपोथेसिस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि हाइपोथेसिस बनाया जाता है कॉन्सेप्चुअल आइडियाज के बेस पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड the researcher tries to discover the participants main concern and how they continually try to resolve it। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो रिसर्चर का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन पूछने का, वो ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट है जिसे वो पूछ रहा है उनके मेन कंसर्न्स क्या है और उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो एम्स टू जनरेट दोज कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन पीपल्स एक्शन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो लोगों के एक्शंस को के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश की जाती है। एंड द डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स ऑफ अ ग्राउंड थ्योरी आर देयर मेनली टू इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इनका फोकस वही होता है कि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स ग्लासर कह रहे हैं कि जीटी यानी ग्राउंडेड थ्योरी मल्टीवेरिएट है। मल्टीवेरिएट का मतलब इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, उसको मल्टीवेरिएट बोलते हैं, या मल्टीपल सोर्सेज है, मल्टीपल वेरिएबल्स है। इट हैपन्स सिक्वेंशियली, सब्सिक्वेंटली, साइमल्टेनियसली। सिरेंडिपिटसली का मतलब होता है कि एक्सीडेंटली कोई चीज अगर हो जाए तो सिरेंडिपिटी बोलते हैं ना उसको, एक्सीडेंटली। एंड शेड्यूल, तो कुछ चीजें सिक्वेंशियली भी होती हैं, सब्सिक्वेंटली भी होती हैं, साइमल्टेनियसली भी होती है, सेरेंडिपिटसली भी होती है, शेड्यूल भी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ये एक तरह से ग्लासर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था इनका एम। अब आता है मेथड क्या फॉलो होता है इसमें, मेथड्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। तो जैसे कह रहे हैं कि दूसरे मेथड जो होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की तरह वैसा नहीं होता इसमें। इसमें जो डेटा होता है ना वो ट्रांसक्रिप्ट या टेपिंग के थ्रू कलेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको इथनोग्राफी में बताया था कि वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं या फिर वो ट्रांसक्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं वो वाला प्रोसेस यूज नहीं होता, यहाँ पे ये यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ फील्ड नोटिंग। फील्ड नोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना वैसे वैसे नोट्स बनाते जा रहे हैं, फील्ड में ही नोट्स बनाते जा रहे हैं उसी टाइम, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, फील्ड नोटिंग कर रहे हैं इंटरव्यूज का। एंड सून आफ्टर जनरेट्स कॉन्सेप्ट दैट फिट विद डेटा, मतलब ये साथ साथ ही चल रहा है साइमल्टेनियसली, कि इंटरव्यू भी चलता जा रहा है, साथ साथ नोट्स भी बनते जा रहे हैं और उसके बाद उसी नोट से कॉन्सेप्ट्स जनरेट हो रहे हैं जो उस डेटा के साथ फिट बैठ रहा है। ये कहते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा, कि पहले हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू लेने के बाद हम उसको रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, फिर हम नोट्स बना रहे हैं, तो वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा साथ साथ किया जा सकता है। आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि डिस्कशंस एंड टॉक्स कैन आइदर रेंडर, मतलब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो है ना थ्योरी के बारे में पहले से डिस्कस नहीं करते हैं। इनको लगता है कि पहले से डिस्कशन करने से जो रिसर्चर होता है ना उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, मोटिवेशनल एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं डेटा इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी विच मीन्स दैट एवरीथिंग गेट्स इनटू द रिसर्चर वे इज व्हेन स्टडीइंग अ सर्टेन एरिया इज डेटा। मतलब जो भी उसके हाथ में आता है रिसर्चर के, जब वो ये स्टडी कर रहा है, जो भी उसके हाथ में डिटेल आएगी, कुछ भी कोई भी चीज होगी वो उसको डेटा की तरह मानेगा। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन बट एनीथिंग इज डेटा, मतलब कुछ भी हो, जरूरी नहीं सिर्फ इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन हो, कोई भी चीज जिससे उसको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे फील्ड नोट्स कैन कम फ्रॉम इनफॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल इंटरव्यू मतलब कि उनको बताया नहीं है कि उनका इंटरव्यू हो रहा है, जस्ट उनसे कैजुअली बैठ के बात हो रही है और वो जो बता रहे हैं उससे भी नोट्स बनते जा रहे हैं। लेक्चर, सेमिनार, एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग्स में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल से, इंटरनेट से, टेलीविजन शोज,
अब देख रहे हो कितने सारे सोर्सेज हैं, कितने मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो इनफॉर्मल या फॉर्मल जिस तरीके से भी जो भी इनको मिलता जाएगा वो सब कुछ डेटा है, कह रहे हैं एवरीथिंग इज डेटा। तो बहुत सारी चीजों को ये कंसीडर करते हैं। कई बार तो ये कह रहे हैं कि रिसर्चर जो है ना वो क्या करता है, अपना खुद का ही इंटरव्यू लेता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ इंटरव्यू ऑन सेल्फ। कई बार तो रिसर्चर खुद का ही इंटरव्यू लेके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी उसमें क्लियर करने के लिए करता है। जैसे अगर हमें डाउट है कि मैं जाके किसी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो पहले हम वही चीज अपने आप से पूछेंगे कि मान लो मैं उसकी जगह हूँ और मेरे से कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो उसी तरीके से रिसर्चर खुद का सेल्फ इंटरव्यू भी लेते हैं कई सारी चीजों की कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए। आगे फिर आता है स्टेप्स। स्टेप्स का जो पहला स्टेप है इसमें ग्राउंडेड थ्योरी का वो है मेमोइंग। मेमोइंग का मतलब होता है छोटे छोटे नोट्स बनाना, छोटे शॉर्ट नोट्स बनाता है जो रिसर्चर बनाता है, और ऐसे कई सारे नोट्स बनाए जाते हैं। इसमें 3 टाइप के हैं। पहला है थ्योरेटिकल नोट, मतलब ये 5-6 पेजेस के नोट होते हैं, 1 to 5 पेजेस, मतलब 5-6 पेजेस के नोट होते हैं। एंड नोट कंटेन्स द डिटेल रिगार्डिंग हाउ टेक्सटुअल डेटा बेस, ये बेस लिखा हुआ है, इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑफ द कंसर्न स्टडी। मतलब इसमें यही बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी डेटाबेस है उसके पास वो कैसे लिटरेचर, मतलब जो स्टडी वो चल रही है उससे कैसे लिंक्ड है, जो ऑलरेडी थ्योरी प्रेजेंट है वो हमारी स्टडी से किस तरह लिंक्ड है, उसको थ्योरेटिकल नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी को ही हम रेफर करते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल नोट्स लिखा हुआ है। और ये 4-5 पेजेस के होते हैं और ऐसे कई सारे नोट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा फील्ड नोट है, जो मैंने आपको बोला कि वो रिसर्चर जब पार्टिसिपेंट्स इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस टाइम पे नोट्स बनाता रहता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा आता है कोड नोट्स। द रिसर्चर ऑफ द ग्राउंड थ्योरी में ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स बाय नेमिंग, लेबलिंग, कैटेगराइजिंग थिंग्स, प्रॉपर्टी, इवेंट्स। कई बार वो कोड लिख देता है चीजों को, जैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के कोड्स बना देता है, अलग अलग उनको लेबल दे देता है कि अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसको इस लेवल के अंडर लिखूंगा, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी इस लेवल के अंडर आएगी, मतलब ये फॉर्मल में आएगी, इनफॉर्मल में आएगी। फिर उसमें भी कई सारे इवेंट्स, मतलब अपने तरफ से कोड बना देता है इजी करने के लिए। ठीक है, तो उसको कोडिंग एंड लेबलिंग कहते हैं। तो 3 टाइप के मेमोज हो गए, एक हो गया थ्योरेटिकल नोट, फील्ड नोट और कोड नोट्स। फिर आता है सॉर्टिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी। तो सॉर्टिंग में क्या होता है, वंस द शॉर्ट नोट्स और द मेमोज आर प्रिपेयर्ड द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज सॉर्टेड, मतलब सॉर्टेड मतलब ऑर्डर में किया जाता है उसको। ठीक है, जो भी ऑर्डर में मतलब क्या होता है, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि आपने डेट वाइज कर दिया, या दूसरा तरीका ये होता है कि एक दिन में आपने किस टाइम पे क्या डेटा कलेक्ट किया उसको ऑर्डर में कर दिया, या आप अल्फाबेटिकल वाइज किसी ऑर्डर में करते हो, विच हेल्प्स इन पुटिंग ऑल द डेटा इन प्रॉपर ऑर्डर विच लीड्स टू प्रॉपर लिंकेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। तो उसको ऑर्डर में करना सॉर्टिंग बोलते हैं। फिर आता है राइटिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी। तो राइटिंग में क्या होता है कि जो भी मेमोज होते हैं उनको सॉर्टेड किया जाता है, फिर थ्योरी राइटिंग करी जाती है। ग्राउंड थ्योरी अरेंज करता है चीजों को, रिलेट करता है इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्टेड होती है, मतलब एक शेप देने की कोशिश करता है, मीनिंग देने की कोशिश करता है डेटा को। जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसका क्या मीनिंग बन रहा है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सारी चीजें। तो जो डेटा कलेक्ट हुआ है इज ऑल्सो लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग रेलेवेंट लिटरेचर। तो जो ऑलरेडी थ्योरी है उसके साथ भी उसको लिंक करके देखा जाता है राइटिंग में। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कोडिंग भी की जाती है, इसमें मेमोज भी लिखते हैं, कोडिंग भी करते हैं। तो इन्होंने टाइप्स ऑफ कोडिंग डिटेल में बताई हुई है। जैसे पहला है सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग में क्या होता है कि जो ग्राउंडेड थ्योरिस्ट होते हैं वो एक मेजर कैटेगरी पहले लिखते हैं कि मेजर कैटेगरी क्या है जिसके ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड देन ट्राइज टू रिलेट दी अदर कैटेगरीज विद द सिलेक्टेड मेजर कैटेगरी। तो एक मेजर कैटेगरी चूज कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर वो इस चीज़ के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन एक वेरिएबल है जिसके साथ बहुत सारे और वेरिएबल रिलेटेड है। तो पहले मेजर जो कैटेगरी है वो जॉब सेटिस्फैक्शन है। अब इसके साथ और जो वेरिएबल्स रिलेटेड है, जैसे इसमें सैलरी आ सकती है, या फिर इसमें वर्क कल्चर आ सकता है, ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि सिलेक्टिव कोडिंग में क्या होता है कि पहले एक मेजर कैटेगरी का वो लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो कैटेगरीज हैं वो लिखी जाती हैं, सेलेक्ट करी जाती हैं कि क्या क्या और कैटेगरीज बन सकती हैं इसमें। ठीक है, एंड फिर ये एनालाइज करते हैं कि हाउ अदर कैटेगरीज आर अफेक्टिंग द मेजर कैटेगरी, कि ये वाली कैटेगरी से कैसे मेजर कैटेगरी में क्या फ़र्क आ रहा है।
फिर दूसरी तरह की होती है ओपन कोडिंग होती है। इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड लेबल एंड एनालाइज द फिनोमिना फाउंड इन द टेक्स्ट। फिनोमिना का मतलब है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या इवेंट हो रहा है, क्या बिहेवियर शो किया जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेबलिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं। द ग्राउंड थ्योरिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ कैटेगरी नेम्स, जनरलाइजेशन कैटेगरी नेम्स इवेंट्स और प्रॉपर्टीज इनटू मोर जनरल कैटेगरीज और डायमेंशंस। तो जैसे ऊपर ये कह रहे हैं कि आपस में रिलेशन देखते हैं दो कैटेगरीज का, यहाँ पे ओपन कोडिंग होती है। ओपन कोडिंग में कहने का मतलब है कि एक कैटेगरी सपोज ये लिख देते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम का जो लोग होते हैं उनका जॉब सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। एक ये हो गया, एक टाइप ऑफ जनरल कैटेगरी हो गई। दूसरा जनरल कैटेगरी होगी जो ऑफिस जाके जो करते हैं, ठीक है, ऑन द जॉब जो लोग होते हैं उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन हो गई। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की जाती हैं और अलग अलग कैटेगरीज को कोडिंग करी जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है एक्सियल कोडिंग में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग द कैटेगरीज और प्रॉपर्टीज दैट इज द कोड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव थिंकिंग। मतलब डिडक्टिव थिंकिंग या इंडक्टिव थिंकिंग होती है, जैसे या तो आप स्पेसिफिक से जर्नल या जर्नल से स्पेसिफिक सोचो। स्पेसिफिक से जर्नल मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ें उठा लो और उसको एक कॉज बना लो एक जर्नल फिनोमिना का, कि ये होने से जनरली लोगों के बीच में ये चीज़ होती है, ये तो स्पेसिफिक टू जर्नल हो गया। या जर्नल फिनोमिना देख लो, उसकी स्पेसिफिक पॉइंट्स निकाल लो। जैसे मैं जॉब सेटिस्फैक्शन की बात कर रही थी, पहले आप स्पेसिफिक चीज़ें उठाओ वहाँ से कि सैलरी कितनी है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, वर्क कल्चर कैसा है। फिर आप एक जनरलाइजेशन बना लो कि जनरली इससे क्या पता चलता है कि जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सैलरी कम होती है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होता है, या वर्क कल्चर थोड़ा सा ओपन नहीं होता है, तो वहाँ पे लोग की जॉब सेटिस्फैक्शन कम होती है। तो जर्नल टू स्पेसिफिक हो सकता है या स्पेसिफिक टू जर्नल हो सकता है। तो या उल्टा चल सकते हैं कि आपने जर्नल एक थ्योरी बना ली कि जहाँ पे सैलरीज या ये सब चीज़ों में ये होता है, तो वहाँ पे लोगों की जॉब सेटिस्फैक्शन जो होती है वो कम होती है। तो जर्नल थ्योरी पहले उठाई, अब उसकी स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढने निकले आप, ठीक है। तो या तो डिडक्टिव रीजनिंग करो या इंडक्टिव थिंकिंग करो एंड ट्राई टू एनालाइज द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। तो वही मैंने कहा ना, जैसे कॉज ढूंढने की कोशिश करो, जो कंटेक्स्ट है उसका कॉज। अब जैसे कंटेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं किसकी हैप्पीनेस की बात हो रही है, हैप्पीनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये कंटेक्स्ट है यहाँ पे। हैप्पीनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या है, आप एक जर्नल जो कंटेक्स्ट है आपका, इसमें आप क्या ढूंढ रहे हो, कॉज ढूंढ रहे हो जॉब सेटिस्फैक्शन का। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो कॉज हो गया, ठीक है, कि जॉब सेटिस्फैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी हैप्पीनेस होगी, ठीक है। तो कॉज विच हैज़ लेड टू द अकरेंस ऑफ अदर कोड, ऐसा कॉज जिसकी वजह से दूसरे चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे कॉज अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है तो वो हैप्पीनेस को लीड कर रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, जॉब सेटिस्फैक्शन कहाँ से आया, ये या तो आप इंडक्टिव थिंकिंग से करो या डिडक्टिव थिंकिंग से करो। मतलब वही हो गया, या तो आप जर्नल टू स्पेसिफिक जाओ या स्पेसिफिक टू जर्नल जाओ। तो जर्नल टू स्पेसिफिक में क्या होगा कि आप पहले एक जनरल थ्योरी निकालोगे कि जिस कंपनी में ये क्राइटेरिया होता है वहाँ पे लोगों की जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो यूजुअली कम होती है। फिर आप उसके स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढते हो, या स्पेसिफिक से जनरल जाने के लिए पहले आप स्पेसिफिक पॉइंट्स ढूंढते हो, फिर आप एक जनरल थ्योरी बनाते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सियल कोडिंग में हम कॉज ढूंढते हैं जिसकी वजह से कंटेक्स्ट जो है वो हो रहा है, और इसी कॉज को और कंटेक्स्ट को आपस में रिलेट करके निकाला जाता है कि जो फिनोमिना हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हैप्पीनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैसे जॉब सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड है और उससे क्या क्या वेरिएबल्स और रिलेटेड हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पे क्योंकि ये प्योरली साइंटिफिक स्टडी नहीं है। तो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट होता है, लोगों से पूछना होता है, फिर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है डेटा को। मतलब जब आप ये जैसे आप पढ़ाई करते हो अपनी, आपके पास इतनी सारी थ्योरी होती है, तो आप क्या करते हो, आप उसको अलग अलग मटेरियल में डिवाइड करते हो, फिर आप उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको पहले, जो लेस इंपॉर्टेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, एक तरह से कोडिंग भी कर रहे हैं, लेबलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रेलेवेंस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ग्राउंडेड थ्योरी, बिकॉज प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है जो बार बार आ रही है, क्योंकि ये बहुत सारे सोर्सेज से लिया जाता है, तो ये बहुत रिलायबल और वैलिड डेटा होता है, ठीक है।
दूसरा, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स एंड एनालाइजिंग अ कॉजल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम फैक्ट्स के पीछे के कॉजेज निकाल सकते हैं। तीसरा, इट इज़ एन इंडक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च विच हैज़ इज बेसिस और इज ग्राउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। तो ये एक इंडक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च है जहाँ पे हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बेस पे एक थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच ऑल्सो प्रोवाइड बेस टू स्पेसिफाई हाउ नॉलेज बेस शुड बी चेंज इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, कि कैसे हम अपनी नॉलेज को न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी एक बेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, द ग्राउंडेड थ्योरी ऑफन कैटेगराइजेज डेटा विच फर्दर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे हमने देखा कि बहुत सारी कैटेगराइजेशन होती है डेटा की, तो उससे हमें फर्दर उसको ऑर्गेनाइज करने में और रिपोर्ट करने में ईजी रहता है। तो ये इसकी रेलेवेंस है। इम्प्लीकेशंस में इन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कहाँ कहाँ ये ग्राउंडेड थ्योरी प्रैक्टिकली यूज हो सकती है। तो एक तो पॉलिसीज बनाने के लिए हेल्प करती है हमें ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कंज्यूमर की क्या डिमांड है, क्या प्रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मार्केट में किस तरह से अप्रोच करें, वो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी यूज हो सकती है कंज्यूमर डिमांड्स को जानने के लिए। अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कैसे करनी है मार्केट में, कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी यूज हो सकती है। फिर एजुकेशन की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में, जैसे यहाँ ये जो बात यहाँ पे हो रही है मार्केटिंग की फील्ड हो गई, ठीक है। तो मैनेजमेंट की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, वुमेन स्टडी, इंफॉर्मेशन स्टडी, पॉलिटिक्स, कम्युनिटी, ये सारी वो एग्जाम्पल है जहाँ जहाँ पे आपकी ये ग्राउंडेड थ्योरी यूज हो सकती है। एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, डिस्क्राइबिंग ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सारा जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी और उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो जैसे हर थ्योरी का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है, इसका भी एक क्रिटिसिज्म है कि विच सिस्टमैटिकली एनालाइजेज द डेटा एंड जनरेट्स अ थ्योरी। कह रहे हैं वैसे तो ये बहुत सिस्टमैटिक तरीका है और थ्योरी जनरेट करता है, बट अनलाइक द थ्योरी सेज देयर एग्जिस्ट चांसेस दैट द रिसर्चर में इन्वॉल्व सम प्री कंसेप्शन। मतलब रिसर्चर थोड़ा सा बायस हो सकता है यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, इन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो रिसर्चर का बायसनेस या उसके माइंड में पहले से कोई बातें हो सकती हैं जिसको ये प्री कंसेप्शन बोल रहे हैं। And there is no doubt that the data collection of corpus data helps in attaining more and more information. जो डेटा वो कलेक्ट करता है ना लोगों से, वो एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन फिर भी कंटेंट वैलिडिटी क्वेश्चनेबल है। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है ना वो एक्चुअली आपकी स्टडी से ही रिलेटेड डेटा नहीं हो। मतलब बहुत सारा डेटा होता है ना, तो कोई फालतू डेटा भी तो हो सकता है, तो जरूरी नहीं कंटेंट वैलिडिटी हो उसमें। बट स्टिल कह रहे हैं कि ये मोस्ट वाइडली यूज मेथोडोलॉजी है सोशल साइंस में। तो यहाँ पे अब हमारी ग्राउंडेड थ्योरी पूरी कवर हो जाती है, यूनिट ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसका नाम देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट का नाम है यूनिट 3 डिस्कोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।